Greetings everyone. My name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. तो चलिए देखते हैं कि कौन से articles that I will be discussing today. So the first article is on the aspects of Indian diaspora. So यहाँ पर बात करेंगे Indian diaspora के बारे में. क्या है Indian diaspora? Diaspora first of all क्या होता है? क्यों Indian diaspora important है? क्या क्या measures हमने लिए हैं so that we could integrate Indian diaspora. So all these measures, all the challenges involved in it, we'll be looking comprehensively in our first article. The second article is with respect to an act known as Places of Worship Act. Now this is very controversial in the nature, but उन controversy में ना पढ़ के, उन political overviews में ना पढ़ के, we'll be looking from UPSC's perspective, we'll be looking from constitutional perspective in our second article. The third one is with respect to the aspects of UCC. अब जैसे हमने प्लेस ऑफ वर्कशिप एक्ट के बारे में बात किया, सिमिलरली यूसीसी भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, काफ़ी सारे पॉलिटिकल गैम्बल्स हैं, बट यहाँ पर हम लोग उन पॉलिटिकल गैम्बल्स, उन पॉलिटिकल कलर्स को ना देखकर हम लोग एक अनबायस कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे इन आवर थर्ड आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द फोर्थ वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. So let's start with the first article that is on the aspects of Indian diaspora. अब जैसे मैंने इनिशियली कहा, इंडियन डायस्पोरा जो है या डायस्पोरा जो है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन यूपीएससी पर्सपेक्टिव, या किसी कंट्री के लिए भी डायस्पोरा एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, डायस्पोरा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है, और इसीलिए इसके बेसिक नुआंसेस को जानना काफी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ये कौन है इंडियन डायस्पोरा, या डायस्पोरा क्या है. सो डायस्पोरा जो है, लिटरली डायस्पोरा इज डिराइव्ड फ्रॉम एन ग्रीक वर्ड जिसे कहते हैं डायस्पेरियन. और ये जो डायस्पेरियन है, इसे हम लोग ट्रांसलेट करें सो इट लिटरली मींस डिस्पर्शन, बट लूजली ट्रांसलेट करें, इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से बात करें, सो ये वो लोग होते हैं जो कि बिलोंग तो करते हैं किसी एक कंट्री को, बट वो रहते हैं, रिसाइड करते हैं किसी और कंट्री में, उस कंट्री से बाहर रहते हैं, दैट इज नॉन एज डायस्पोरा. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई आदमी है जो कि आइदर उनका ओरिजिन इंडिया का है या वो इंडियन सिटीजन है जो कि रिसाइड कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में. सो ऐसे जो लोग हैं जिनका ओरिजिन इंडिया में है, उन्हें हम पर्टिकुलरली कहते हैं इंडियन डायस्पोरा. और फॉर एग्जांपल इन दिस केस यूड बी टेलिंग दैट पर्सन एज पार्ट ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन द यूनाइटेड स्टेट्स. इंडिया में बात करें, वो आइदर एनआरआईज होंगे, दैट इज नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, या पीआईओज, दैट इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे. अब बात करते हैं उनके सिग्निफिकेंस को. इनके सिग्निफिकेंस को समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट्स सिग्निफिकेंस इज मल्टी फेसेटेड, और इसीलिए इसे हम डिफरेंट फ्रंट्स में तोड़ सकते हैं. द फर्स्ट फ्रंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रंट इन फैक्ट इज द इकोनॉमिक फ्रंट. इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, इंडियन डायस्पोरा जो है वो वन ऑफ द रिचेस्ट माइनॉरिटीज हैं इन मेनी डेवलप्ड कंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि इंडिया का कोई इंटरेस्ट है रिगार्डिंग एनी ट्रेड एस्पेक्ट और रिगार्डिंग एनी टैरिफ्स, तो इंडियन डायस्पोरा अगर उनके टेंटिकल्स हैं, अगर उनके व्यू पॉइंट्स, अगर उनके स्टेक्स काफी हाई हैं इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो उनके पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियाज प्रेफरेंस. सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर. इसके साथ साथ जो माइग्रेशन होता है ऑफ लेस स्किल्ड लेबरर्स, पर्टिकुलर टू वेस्ट एशिया या जनरली जिसे हम लोग कहते हैं गल्फ कंट्रीज, ये जो माइग्रेशन है लेस स्किल्ड लेबरर्स का, दैट हेल्प्स इन इंडिया टू ब्रिंग डाउन द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अब ये क्या होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? इसको समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल. मान लीजिए कि आपके पास 1 एकड़ का फार्म है. अब इस 1 एकड़ के फार्म में यू कल्टीवेट राइस, और राइस को कल्टीवेट करने के लिए जनरली हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि आपके पास 10 फार्मर्स हैं, 10 लोग हैं जो कि कल्टीवेट करते हैं. अब मान लीजिए कि इवन दो आपके पास 10 फार्मर्स हैं जो कि सफिशिएंट होते हैं ये काम करने के लिए, बट इवन आफ्टर दैट आप एम्प्लॉय कर रहे हैं 50 लोगों को, दैट मीन्स जो 40 लोग हैं वो एक्स्ट्रा हैं, और इन 40 लोगों को हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड. और ये जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसे कम करने के लिए ये माइग्रेशन हेल्प कर रही है, क्योंकि ये जो सेमी स्किल्ड लेबरर्स हैं, जो लेस स्किल्ड लेबरर्स हैं, वो गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, वहां पर उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलता है, वहां पर उनकी जो इनकम है, इनकम वो सस्टेन कर सकते हैं. एट द सेम टाइम जो पैसा ये जो लोग हैं, माइग्रेंट्स जो हैं या डायस्पोरा के जो लोग हैं, जो पैसा वापस इंडिया भेजते हैं, दैट इज आल्सो हैविंग अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, और इसे हम लोग कहते हैं रेमिटेंसेस. तो ये जो माइग्रेंट्स के जो रेमिटेंसेस हैं, दैट इज हैविंग अ ह्यूज इफेक्ट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. अब बात करते हैं पॉलिटिकल फ्रंट की.
जैसे मैंने बात की कि इकोनॉमी में जो पॉलिसीज हैं होस्ट कंट्री की, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स की जो पॉलिसीज हैं वो हम अपने फेवर में ट्वीक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि वी हैड द इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील। अब ये वन ऑफ द मेजर न्यूक्लियर डील्स था इन द हिस्ट्री, और इस न्यूक्लियर डील में काफी सारे रिपब्लिकन्स थे, काफी सारे डेमोक्रेट्स थे जो कि इंडिया के अगेंस्ट में थे, जो ना नहीं चाहते थे कि इंडिया और यूएस ये न्यूक्लियर डील करें। बट क्योंकि इंडियन डायस्पोरा काफी स्ट्रांग है यूनाइटेड स्टेट्स में, इंडियन डायस्पोरा के काफी सारे लोग उनके पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा इन्वॉल्व है, और इसीलिए हम वहां पर जो व्यू पॉइंट है, जो स्टेक है, हम चेंज कर पाए, जो प्रेफरेंस है हमारे प्रेफरेंस के लिए, हम उन पॉलिसीज को, उनके स्टेक पॉइंट्स को, उनके व्यू पॉइंट्स को हम अल्टर कर पाए, हम ट्वीक कर पाए। दैट इज एन अचीवमेंट। सो दिस इज द पॉलिटिकल फ्रंट। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी फ्रंट भी है। फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर्टिकुलरली कहें तो ऑल दिस फ्रंट्स को कंबाइन करके अगर कहते हैं, सो इस देयर इज अ टर्म जो कि हम लोग इन सब टर्म्स, इन सब फ्रंट्स को कंबाइन कर सकते हैं, दैट इज नोन एज डायस्पोरा डिप्लोमेसी। सो क्या होता है डायस्पोरा डिप्लोमेसी? सो डायस्पोरा डिप्लोमेसी में जो होस्ट कंट्री है, होस्ट कंट्री के कल्चर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स को हम ट्वीक करते हैं, हम चेंज करते हैं इन अ वे दैट इट बिकम्स म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर दी होमलैंड एंड दी न्यू होम बेस। दैट मीन्स यहाँ पर होस्ट कंट्री कौन है? मान लीजिए कि होस्ट कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स, और अपना जो होमलैंड है दैट इज इंडिया। सो उनकी जो कल्चर है, उनकी जो पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, जो भी पॉलिसीज है, वो हम इस तरीके से चेंज करेंगे कि वो इंडिया के बेनिफिट में हो, एंड दैट इज नोन एज डिस्पोरा डिप्लोमेसी। विद दैट नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज ऑन दी प्रवासी भारत दिवस। अब आज का जो आर्टिकल है उसमें मेजर जिक्र जो है दैट इज ऑन दी पीबीडी, दैट इज प्रवासी भारत दिवस। अभी जो प्रवासी भारत दिवस है, ये एक डे है जो कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं टू मेक श्योर, टू मार्क द कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड द अचीवमेंट्स जो कि ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी ने डेवलप किया है। और ये पर्टिकुलरली हम लोग जनवरी 9 को सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज यस्टरडे। अब ये जो डे है हिस्टोरिकली अगर बात करें जनवरी 9, इसका एक हिस्टोरिक रोटेशन भी है, हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस भी है। नाउ दिस वाज द डे जब गांधी जी जो है वो रिटर्न हुए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया बैक इन 1915, और इसीलिए इस डे को हम लोग प्रवासी भारत दिवस या नॉन रेसिडेंट इंडियन डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो है फर्स्ट सेलिब्रेट हुआ था इन 2003, और उसके बाद से डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज मिलजुल कर ये हर साल सेलिब्रेट करते आते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट थीम्स। विद दैट नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज ऑन दी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये काफी कंट्रोवर्शियल एज आई टोल्ड यू इनिशियली, और इसकी कंट्रोवर्सीज को, इसके जो कम्युनल रंग है उसमें हम टच नहीं करेंगे। वी वुड बी हैविंग एन अनबायस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, सो प्लीज बी क्लियर ऑन दैट फ्रंट। सो ये क्या है एक्ट? सो इस एक्ट का जो पूरा नाम है दैट इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। और इसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम प्रोहिबिट करना चाहते हैं या प्रोहिबिट कर रहे हैं कन्वर्शन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप as it existed as on the 15th day of August 1947। दैट मीन्स यहां पर मान लीजिए कि अगर कोई बिल्डिंग है जो कि हिंदुइज्म से रिलेटेड है एज ऑफ 15th अगस्त 1947, सो 15th अगस्त 1947 के दिन या जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिला, उस दिन अगर कोई बिल्डिंग है जो कि हिंदुइज्म का टेंपल है या कोई बिल्डिंग है जो कि इस्लाम फॉलोवर्स का है, तो उसके रिलीजियस कैरेक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते। दैट इज नॉन एज द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। बट इसमें काफी सारे एक्सेप्शंस भी हैं, एंड वन ऑफ द मेजर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन वाज द बाबरी मस्जिद केस या पर्टिकुलरली दी अयोध्या केस। सो ये जो अयोध्या केस है इट वाज एक्सेप्टेड फ्रॉम दिस एक्ट, और इसी एक्सेप्शन की वजह से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग्स हुआ था, और अयोध्या डिस्प्यूट जो है वी ऑल नो इट इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल केस इटसेल्फ। बट इसके अलावा भी काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि इसमें एक्सेप्टेड हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लेस है जो कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स में आता है या आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंदर आता है, देन उन प्लेसेस को भी हम इसमें एक्सेप्ट करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्लेस है जिसमें कोई सेटलमेंट पहले से था, इंडिपेंडेंस से पहले से, और वो डिस्पोज ऑफ हो चुका है, देन उसमें भी हम एक्सेप्शंस प्रोवाइड करेंगे। या
अगर कोई डिस्प्यूट है और वो यूनिलैटरली अगर वो जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो अपने में डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर चुके हैं, then also we would be accepting those acts or we would be accepting the provisions of the Places of Worship Act 1991. अब इसमें अगर जो बिल्डिंग्स हैं जो कि इसमें एक्सेप्शंस के अंदर नहीं आते हैं, उन बिल्डिंग्स का अगर आप रिलीजियस कैरेक्टर चेंज करते हो, देन आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट, जहां पर मैक्सिमम ऑफ 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट लिखा गया है या फाइन या दोनों। अब इसमें काफी सारे क्रिटिसिज्म्स भी हैं। वन ऑफ द क्रिटिसिज्म इज द डेट। ये जो हमने डेट लिखा है द 15th डे ऑफ अगस्त 1947, इस डेट के खिलाफ काफी सारे क्रिटिसिज्म्स है। काफी सारे क्रिटिक्स कहते हैं ये डेट को हमने क्यों फिक्स किया, हम क्यों पहले का डेट नहीं रख रहे हैं या बाद का डेट नहीं रख रहे हैं, ये जो यार्डस्टिक है इसका रखने का क्या कंसेंसस है, इसका रखने का क्या रीजंस है, दैट इज वन ऑफ द बेसिक क्रिटिसिज्म जो कि ये एक्ट फेस करता है। विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज ऑन दी यूसीसी। अब जो यूसीसी है इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट येट कंट्रोवर्शियल टॉपिक और इसके बेसिक्स जो हैं वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर 16 दिसंबर वीडियो, जहां पर आई स्टार्टेड ऑफ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि यूसीसी होता क्या है, यूसीसी के बेसिक फीचर्स क्या हैं, इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे, एंड ऑल्सो कि जुडिशियल कौन से इंटरवेंशंस है, जुडिशरी ने क्या क्या केसेस में क्या क्या डेवलपमेंट्स दिए थे, along with what are the advantages and disadvantages of UCC, that also I discussed in the 16th December video. So please refer to this video ताकि एक comprehensive understanding मिल पाए of this topic. It is very important from UPSC's perspective. With that, now let's move to our next aspect, that is on quiz of the day. So the first question is regarding the difference between banks and NBFCs. So please try to attempt this question. UPSC के economics के perspective से काफी important है. The second one is with respect to the INS Vikrant. Again, both these questions are based on current affairs. और इनकी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं along with the explanation would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एज वेल जो पीपीटी है जिसके ऊपर एनालिसिस किया, दैट आल्सो इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, यू विल गेट अ लिंक इन द वीडियोस डिस्क्रिप्शन आल्सो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू, सी यू टुमारो।